एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन जोन। तो क्या हाल है बाबू लोग। इससे पहले मैं आप लोगों को साइंस का टॉपिक ले रही थी, ठीक है। तो अब जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपका एसएसटी का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और एसएसटी की सीरीज में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर इन एसएसटी पढ़ा रही हूँ। पहला टॉपिक मैंने उठाया है सिविक्स का, ठीक है, जो कि चैप्टर 2 है, आपका सिविक्स का चैप्टर 2 है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ पॉइंट के बारे में कि मैम क्या ये हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है, क्या ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, कौन कौन सा है, क्या क्या है, वो हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, फेडरलिज्म। बाबू फेडरलिज्म चैप्टर बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा सिविक्स का, जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले काम आप ये करना कि ट्रस्ट करना कि मैम जो भी पढ़ाएगी, जितना भी पढ़ाएगी, जितना भी बीच बीच में क्वेश्चन क्रिएट मैं करूंगी, वो सारा का सारा क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और मे बी विल आस्क इन द योर एग्जाम, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान रखना। एनसीईआरटी बुक है आपके सामने, तो एनसीईआरटी बुक खोल लो, बेटर होगा एनसीईआरटी बुक ही सामने रखना। दूसरा, अगर आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स सामने रखना। मैं कुछ खुद से भी समझाऊंगी और कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट में उठाऊंगी। अब मैं बीच बीच में क्वेश्चन को क्रिएट करूंगी, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैम फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरलिज्म, क्योंकि ये 2 मार्क्स का हमेशा पूछ लेता है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में ओवरव्यू दे देती हूँ कि पढ़ना क्या क्या मुझे। दूसरा मैं पढ़ूंगी, मतलब डेफिनेशन अगर मैं जान लूंगी तो फिर मैं पढ़ूंगी इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द फीचर्स। इसके टोटल 7 फीचर्स होते हैं, उन 7 फीचर्स से हमेशा क्वेश्चंस आता ही आता है। उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक होगा कि हाउ फेडरलिज्म क्या करेगा, प्रैक्टिस है इन इंडिया के अंदर, किस तरीके से हमारा फेडरलिज्म क्या है, प्रैक्टिस इन इंडिया में। इसको याद रखना आपको, ये वाला टॉपिक, ठीक। ये सारा एनसीईआरटी का की पॉइंट है, सब हेडिंग लिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि हाउ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉर फॉर्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लिंग्विस्टिक स्टेट बने, मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट वगैरह बनाया गया है, वो कैसे फॉर्म किया गया। एंड द नेक्स्ट फाइनल हमें पढ़ना है कि जो लैंग्वेज पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर आया है वो स्टेट सेंटर रिलेशन का कैसा रहा। एंड फाइनल 6 एक और पॉइंट होएगा जो कि सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन बताता है। अगर ये सारा टॉपिक आपने पढ़ लिया तो समझो कि आपका फेडरलिज्म चैप्टर हो गया। अगर आपने फेडरलिज्म चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया तो यहाँ से 3 से लेकर के 5 मार्क्स तक एवरी ईयर पूछा ही जाता है। मैं आप लोगों को पीवाईक्यू भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए कि पीवाईक्यू कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से एरिया से पूछे जाते हैं। तो ये रहा बेटा पीवाईक्यू के बारे में, ठीक। अब ये रहा, देखो रिसेंट 2025 में जो पूछा हुआ, ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी मैं ये चीज पढ़ाई थी और बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, अच्छा खासा एसएसटी में साइंस में नंबर उठाए, ठीक है। 2024 में भी पूछे हुआ है, 23 में भी, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। देखो मैंने 10 साल का क्वेश्चन उठाया, ठीक है। 2016 से लेकर के 16 टू मैंने लिया है 25 तक, और इस बीच में मैंने कहीं पे भी गैप नहीं डाला है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। इट मीन्स व्हाट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्जाम। अगर आप इसको कर रहे हो मतलब 5 से 7 मार्क्स आप इजिली यूं ही उठा करके ले आओगे, ठीक है। अब हम एक एक कर करके पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो तो मैंने बता दिया। अब फर्स्ट स्टार्ट करूंगी मैं डेफिनेशन से। किसके डेफिनेशन से, फेडरलिज्म के डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगी कि फेडरलिज्म होता क्या है, किस तरीके से हमें समझना है, कैसे हमें, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझा दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरलिज्म। तो बेटा जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। दोनों का मैं डेफिनेशन थोड़ी देर के बाद समझाऊंगी, बस थोड़ा सा मैं रिकैप ले लेती हूँ कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है बाबू, सेंटर के अंदर सिर्फ ओनली वन ही गवर्नमेंट पाया जाता है, ओनली, मतलब सेंट्रल जितने भी पावर ऑफ स्टेट होगा या कंट्री होगा वो सारा का सारा सेंटर के पास होगा। लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता, फेडरल में अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटरी में क्या होते हैं, अगर कोई स्टेट है या कोई दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के ऊपर, लेकिन इसमें फेडरल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि डेफिनेशन क्या है।
फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर याद रखना, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन किस किस के बीच में होता है? एक तो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में होगा एंड द अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में मैं यहाँ पे बोलती हूँ रीजनल यूनिट्स। रीजनल यूनिट्स का मतलब यहाँ पे स्टेट में हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट में हो सकता है। लोकल गवर्नमेंट में कितने मैम? एक विलेज लेवल पे पंचायत होता है मैम, सिटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बोल सकती हूँ कि जो म्यूनसिपल होता है उनके भी। तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, तो हर एक लेवल का गवर्नमेंट होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग याद रखना कि एक ऐसा सिस्टम है, ये क्या है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच गवर्नमेंट के पास क्या होता है? सारे के सारे पावर डिवाइडेड किए जाते हैं, नहीं कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को पावर पूरा दे दिया जाएगा। क्लियर? अब इसका एक डेफिनेशन आप लोग देख लेना कि फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल यूनिट्स। रीजनल यूनिट में छोटे छोटे होते हैं और सारा का सारा इसका क्या होता है? अपना खुद का एक जुरिडिक्शंस होता है। इतनी बात समझ में आ गए? यस मैम, समझ में आ गया कि ये आपने क्या कहा कि जो फेडरल होते हैं, फेडरल का मतलब होता है ये एक सिस्टम है मैम। सिस्टम किसका है? गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट में क्या किया जाता है? उस सिस्टम के अंदर पावर को क्या किया जाता है? लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे डिवाइड किया जाता है। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हम फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। इतनी बात समझ में आ गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन फेडरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरलिज्म, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आ जाते थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि मैम जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका क्या कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर थोड़ा सा हम जान लेते हैं या इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट वाला जान लेते हैं, वो 7 फीचर अलग ही होता है, हमारे पास अलग अलग होता है। तो सबसे पहले ये याद रखना, इधर मैं लिखती हूँ फेडरल गवर्नमेंट और इधर मैं लिखती हूँ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में सबसे पहली बात ये होता है कि पावर क्या किया जाता है बाबू? पावर शेयर किया जाता है अमंग द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, दूसरा ये किया जाता है कि यहाँ पे सेंटर हो या स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट, दे आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द फेडरल होता है, दे आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द अदर गवर्नमेंट। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि अगर कोई स्टेट है, अगर कोई काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर लेके से या तो सेंट्रल से ले या किसी अदर से ले। फॉर एग्जांपल उसी तरीके से हमारा हो जाता है लोकल गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट क्या करे, कोई भी अगर काम करे तो वो उनका आंसरेबल हो कि हाँ हम ये करना चाहते हैं या हम ये नहीं करना चाहते। दे आर इंडिपेंडेंट, सारे के सारे इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर यूनिटरी गवर्नमेंट देखा जाए तो अगर कोई भी काम करेगा, ठीक है, मान लो ये सेंटर है और स्टेट लेवल है, अगर कोई भी काम स्टेट लेवल पे अगर कर रहा है तो वो दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल लेवल, उनको आंसर देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। वो बात अलग है कि एक्सेप्शन में हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल के पास कुछ ज्यादा पावर होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये हमारा क्या हो जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। मैम फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? जितने भी बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो भी गवर्नमेंट होगा बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करेगा? वो इंजॉय करते हैं अपने पावर को, इंजॉय करते क्या करते हैं? अपने पावर को कैसा मैम? इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं होकर के करते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो डिपेंडेंट होते। तो ये बात तो समझ में आ गया कि मैम एक बात और बताइए कि क्या इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं? हाँ, तो ये जो फीचर्स मैं लिख रही हूँ बेटा, देयर आर टोटल 7 फीचर्स होते हैं। किसका? फेडरल गवर्नमेंट का। कोई भी अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो उसमें 7 फीचर्स कंपलसरी होता है कि वो फॉलो कर रहा है। अभी फीचर्स का क्या मतलब ये हुआ कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, कुछ उसका कुछ रूल होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ ये चीज अगर है उस कंट्री में तो वो फेडरल गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है, क्या क्राइटेरिया है कि आप स्टूडेंट हो? मैम क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास आई कार्ड होता है, जिस स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उस स्कूल का आई कार्ड होता है, मेरे पास बैग होता है, बुक वगैरह होता है, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। तो ये आपकी क्राइटेरिया हो गए, ये आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ आप इस चीज़ से पता कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट नहीं है। उसी तरीके से कोई गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री फेडरल है कि नहीं? फेडरल का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा और सबके पास कुछ ना कुछ पावर होती है। इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर? तो 7 फीचर्स कौन कौन है? तो मैं एक शॉर्ट रिकैप में मैं बता देती हूँ बेटा कि सबसे पहला वो फीचर जो होता है कि जो भी कंट्री होगा फेडरल, उसके पास या तो 2 या मोर देन
टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, मैं पीडीएफ के थ्रू भी बता दूंगी, ठीक है। सेकंड ये होता है कि मैम जितने भी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जितने भी डिफरेंट, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ, उन सभी का अपना क्या होता है, हर एक ऑर्गन का, हर एक गवर्नमेंट का क्या होता है, उसके पास कुछ ना कुछ अपना जुरिडिक्शंस होता है। जुरिडिक्शंस का मतलब होता है उसकी कुछ न्यायिक पावर होती है, कुछ अलग अलग स्पेसिफिक मैटर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, उनका कुछ एक पावर होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं मैम उसका कुछ लेजिस्लेटिव पावर हो, फॉर एग्जाम्पल सेंटर भी कोई लॉ बना सकता है और स्टेट भी कोई लॉ बना सकता है। तो हर एक डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ लेवल के पास क्या होता है, उसके पास क्या होगा, अपना कुछ जुरिडिक्शंस होगा, और ये सारे के सारे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को सेम सिटीजन गवर्न करती हैं। क्या बोला मैंने, सेम सिटीजन गवर्नमेंट करेगी। ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। जो अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, उन सभी को सेम सिटीजन ही गवर्न करती है। इट मीन्स व्हाट, के सारे सेम सिटीजन जो होगा वो पूरे कंट्री का जो सिटीजन होगा, या तो स्टेट लेवल पे भी वही काम करेगा, गवर्न करेगा, और सेंट्रल लेवल भी उसको गवर्न करेगा। इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड हमारा यहाँ पे होता है कि मैम नेक्स्ट वाला हम क्या कह सकते हैं, तो ये याद रखना बाबू कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, इस चीज को याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या किया है, सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक पावर दे रखा है। स्पेसिफिक पावर दे रखा है कि हाँ ये आपका ये पावर है, आपका ये जुरिडिक्शंस है, आप इस चीज को यूज कर सकते हो, आपका ये ऑथोरिटी दे दिया है गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गया है। चलो मैं थोड़ा सा एक और मैं बता देती हूँ फिफ्थ नंबर की, ये होगा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर पे क्या है मैम, कि अगर मैं फोर्थ नंबर पे बात करती हूँ तो ये याद रखना कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, ठीक है, अगर मान लो कि सबका अपना अपना लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, सबका जुरिडिक्शंस दे रखा है, सबको पावर दे रखा है, मान लो कि कोई चाहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, तो नहीं, वो यूनिलेटरली नहीं कर सकता, मतलब सिंगल खुद के तरीके से वो नहीं कर सकता जब तक उसमें कुछ मेजोरिटी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या किया जाएगा कि कुछ स्टेट और कुछ सेंट्रल लेवल पे उनका कंसेंट रिक्वायर जरूरी होता है। कंसेंट क्या होता है, उनकी सहमति जरूरी। तो फोर्थ वाला क्या बताया मैं नहीं समझ पाया। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होगा तो कोई भी सिंगल स्टेट या सिंगल बोल सकते हो, सिंगल वाला स्टेट सेंटर बोल सकते हो या स्टेट बोल सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों मैम, अगर ऐसा रहता तो हमारे पास फिर क्या होता, कोई कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेता। तो मैम करना क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे जो कुछ स्टेट होता है वो कुछ सेंटर होता है, उनके कंसेंट चाहिए, उनकी सहमति चाहिए, अगर मिल गया और कुछ मेजोरिटी होता है, ये फॉलो करता है। आपने 9 क्लास में पढ़ रखा है, बिल वगैरह आता है तो किस तरीके से क्या करना पड़ता है, अमेंड करना, तो उसके लिए हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखना है कि हर एक जितने भी हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अगर उनके बीच में कुछ इंटरप्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ अगर दिक्कत हो गई या कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर मैं बोलूँगी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो मैम इसको सॉल्व कौन करेगा। सबसे पहली बात ये है क्योंकि सबका अपना अपना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सबका डिफरेंट पावर दे रखा है, तो मैम सॉल्व कौन करेगा। तो इसके लिए एक एम्पायर के फॉर्म में आएगा बाबू, या हम बोल सकते हैं सुप्रीमेसी के फॉर्म में, या बोल सकते हैं गार्जियन के फॉर्म में जो आता है वो आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर दे दिया है कि अगर कोई इंटरप्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, तो क्या करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो हाईएस्ट कोर्ट माना जाएगा और इन्हीं का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैम सिक्स्थ लेवल पे क्या है, तो सिक्स्थ लेवल पे ये बोला गया है कि मान लो कि मुझे स्टेट में, सपोज स्टेट में मुझे हॉस्पिटल बनाना है, ठीक, या रोड बनाना है, ठीक है, या मान लो कि स्कूल बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बोला है सिक्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, 6 फीचर्स में बोला गया है कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होगा ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, वो क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि उसका खुद का क्या होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगा। क्या होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना स्टेट में टैक्स लगता है अलग अलग चीज़ों पे, फिर सेंटर पे टैक्स लगता है, तो सेंटर अपना कमाई के लिए
अपना एक उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिला हुआ है और स्टेट, ताकि वो किसी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट ना रहे। एंड द सेवन फाइनल वाला ये याद रखना है बाबू कि जो फेडरल सिस्टम होता है वो डुअल इन नेचर होता है। डुअल इन नेचर का मतलब ये होता है कि वो क्या कर सके कि मान लो कि कोई एक जगह पे अगर कोई काम हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी उनको देखना पड़ता है। इट मीन्स व्हाट कि मैम डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जितने भी होगा वो एग्री होना चाहिए सेम रूल करने के लिए। मैम नहीं समझ में आप क्या बोले, कुछ समझ में नहीं। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है या डुअल इन नेचर का मतलब होता है कि हमारा कभी कभी हमारा गवर्नमेंट क्या होगा, यूनिटरी फॉर्म भी एक्ट कर सकता है और कभी कभी वो क्या करेगा, डिपेंडेंट भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो आ जाओ मैं थोड़ा सा एक पीडीएफ के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ बेटा कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो ये रहा। अब आ जाओ, यहाँ पे इसको याद रखना। ठीक, अब यहाँ देखो, पहला मैंने क्या बताया था। अब यहाँ से मैम इंपॉर्टेंट बात है, ये बताइए, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है, या हाउ एनी कंट्री कैन बी कंसिडर एज ए फेडरल गवर्नमेंट। तो ये सारा का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी बातें पूछी जाती है। तो पहला मैंने क्या बताया था, इसको याद रखना। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। दूसरा मैंने बताया कि सेम सिटीजन गवर्न करेगी, क्या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैम एमपी को वोट देना है तो मैं ही दूंगी, मैम एमएलए को वोट देना है तो मैं ही दूंगी। ऐसा नहीं कि एमपी के वोट देने के लिए अलग अलग स्टेट स्पेसिफाई किया गया है और एमएलए के वोट देने के लिए अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा मैंने बताया बेटा कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। ये बात किसने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। तो पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में। सबकी अपनी अपनी पावर दे रखी है बराबर। यहाँ देखो ये इक्वल का साइन दिखा है। नेक्स्ट ये बोला गया है कि जो हमारा 4th नंबर पे क्या होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट होगा उसके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें ये बता दिया गया है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी पावर, कोई भी है, वो हर एक इंसान को एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफाइन किया गया। एंड द नेक्स्ट मैंने बोला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बना हुआ है, जो कि हमारे पास क्या करता है, हाई, जो फॉर एग्जांपल के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए हाईएस्ट होता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट बोला गया कि अगर किसी को पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा, तो उसके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाई किया गया, कहाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द फाइनल फंडामेंटल प्रोविजन बोला गया कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, मतलब कि अगर कोई भी हमें चेंज करना कोई भी चीज, तो हम उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते। ये याद रखना कि मैंने जो अभी पढ़ाया है, एक दो आगे पीछे कर करके, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे पढ़ा है, एक दो करके आगे पीछे हो गए तो उसको कंफ्यूज। बेटा ये जो फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने भी पढ़ाया है, सातों का सातों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, याद रखना। यू हैव टू नो इंटर ऑल द फीचर्स रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दे विल आस्क एंड ऑलवेज दे आस्क। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं मैम, ठीक है, आपने समझा दिया कि फेडरल का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये समझ में आई। अब ये बताइए कि क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो यस, इसके टाइप्स भी होते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या क्या बात करना है, तो ध्यान दो। अब मैं पहले बात करती हूँ टाइप्स के बारे में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो आप ये याद रखना कि फेडरलिज्म के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो होते हैं या फेडरलिज्म जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप्स। तो हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं। ठीक, टाइप्स में फर्स्ट 2 याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म के बारे में डिफाइन करना है, या आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बिटवीन द, दोनों का अगर नाम वहाँ पे लिख दिया जाता है तो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और कंट्रास्ट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। तो पहला हमारा होता है क्या बाबू, कमिंग टुगेदर। अब ये क्या होता है मैं सब समझाऊंगी, कमिंग टुगेदर, ठीक है। और दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब पहला टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म कैसा होता है, कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है हमारा क्या, देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट्स थ्रू हम बोल सकते हैं कि फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, मतलब कि फेडरेशन जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो मैम कमिंग टुगेदर होता है और दूसरा होल्डिंग टुगेदर होता है। तो सबसे बाबू ये देखो क्या लिखा, कमिंग टुगेदर मतलब आया,
अब मान लो कि कोई एक छोटा-सा, मान लो कि कोई सेंटर है, ठीक है? अब मेरा मन क्या है कि हम छोटा-सा, मान लो छोटे-छोटे स्टेट क्या-क्या हम गए साथ में और साथ में मिल कर के मिल गया। कमिंग से ही पता चल रहा है कि आकर के वो मिलेगा। अब क्या-क्या सारा का सारा सेंटर के पास आया और सेंटर से मिल लिया और सेंटर से मिल कर के अपने पावर को अपने साथ में रखा। इसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर। मैम नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझाइए। एक बात याद रखना बेटा कि जितने भी स्टेट होते हैं वो साथ में आते हैं, अपने पावर को देते हैं और बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, ठीक है? बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, मतलब बड़ा सा स्टेट या बड़ा सा कोई कंट्री बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फेडरेशन के बारे में बताएं। मैम इसका एग्जाम्पल भी है, तो यस एग्जाम्पल से याद रखना यूएसए। क्या याद रखोगे? यूएसए। मैम ये ट्रिक है क्या? यस ये ट्रिक है। कैसे मैम, कैसे समझेंगे? यू से याद रखना यूएसए, एस से याद रखना स्विट्जरलैंड और ए से क्या याद रखोगे? ऑस्ट्रेलिया। मैम यूएसए, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ऐसे फॉर्म हैं जो कमिंग टुगेदर है। अब कभी भी ये टूट सकते हैं, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है? ये समझ में आएगा? मैम होल्डिंग के बारे में समझाइए। होल्डिंग का मतलब होता है होल्ड करना, मतलब ठीक है मैंने आया और होल्ड करके रखा है, और जैसे ही होल्ड करके भी रखा जाता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखते हैं, आ जाओ। अब होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि जो, मैं अगर बोलूँ कि जो एक लार्ज कंट्री है, ठीक है, एक बड़ा सा कंट्री है, ठीक, और बड़ा सा कंट्री क्या करेगा? अपने पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा और उसी पावर के थ्रू एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। तो मैम कैसे कैसे कहेंगे इसका आंसर? तो हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब छोटे स्टेट से लेकर के अलग अलग, या तो हम बोल सकते हैं नेशनल लेवल पे कुछ पावर है, कुछ स्टेट लेवल पे पावर है। फॉर एग्जाम्पल याद रखना है किसका? बेल्जियम का। बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में मैंने देखा था कि जितने भी पावर थे एक दूसरे को डिवाइड किया गया था, तो वो क्या कर रखा था? होल्ड कर रखा था। क्या कर रखा था? होल्ड। मैम इसका कुछ एग्जाम्पल है? यस, इसका एग्जाम्पल याद रखना एसबीआई। एसबीआई बैंक पढ़े हो? एसबीआई, एस से क्या हो जाएगा? बोलो अगर मालूम है तो बताओ मुझे। यस स्पेन हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपने बताया बेल्जियम हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो होल्डिंग टुगेदर में एसबीआई आता है और कमिंग टुगेदर में कौन आता है? हमारा ये क्या नाम है उसका? यूएसए आता है। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, किस तरीके से है, कहाँ चला गया यहाँ पे आंसर तो था। 1 सेकेंड बेटा, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। यस ये रहा। क्या है? टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या था? सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद करो फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो जिसके अंदर क्या होता है? पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटी और उसके रीजनल स्टेट के अंदर उसका खुद का क्या होगा? जुरिडिक्शन। ये याद होना चाहिए, रट लेना कि मैम फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है इन विच पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटी हो गया, और जो कि उस सबका अपना अपना क्या होता है? इट्स ओन जुरिडिक्शन होता है। अब आ जाओ, मैंने बताया था क्या? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्या होता है? फेडरलिज्म। पहला होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में इसका मीनिंग क्या है? सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट, देखो सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट कॉलोनाइज और आकर के क्या आता है? कम टुगेदर आता है और अपने विल से आता है, ठीक है, एंड फॉर्म करता है एक बिगर यूनिट बनाता है, मिल के बिगर यूनिट बनाता है, उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या? यूएसए का ट्रिक बताया था। यू से यूएसए हो जाएगा, एस से स्विट्जरलैंड हो जाएगा और ए से ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक याद रखना यूएसए, ठीक है। और ये सारा का सारा मिलके क्या बनाता है? एक वन नेशन बनाता है, एक ही नेशन बनता है, सब मिलकर के आता है। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेंटर होता है, क्लियर। ये कभी भी टूट सकता है, किसी भी तरीके से हट सकता है। दूसरा आता है हमारा कौन सा बेटा? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर होल्ड करना, होल्ड करना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ट्रिक क्या बताया था? एसबीआई। एसबीआई याद रखना, ट्रिक याद रखना। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा लार्ज कंट्री होता है, वो क्या करता है? अलग अलग लोगों के, अब जिस भी बेस पे हो, चाहे लैंग्वेज बेस पे हो सकता है या डाइवर्स बेस पे हो सकता है, या अलग अलग तरीके से, उसके अंदर बिटवीन क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? मेंटेन करता है, मिलके रहता है, इंटीग्रिटी यूनिटी वगैरह बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? कीप्स द कंट्री यूनाइट, मिला के रखता है, जबकि वहाँ पे क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट को भी वहाँ पे पावर वगैरह दे दिया जाता है। इसका एग्जांपल बोलिए मैम। तो इंडिया, बेल्जियम और स्पेन, आपको याद रखना है एसबीआई, स्पेन, ठीक है, बेल्जियम और इंडिया।
क्या इतनी बात समझ में आ गया कि मैम ये तो समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। अब यहाँ पे 1 सेकेंड देखो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी आप लोगों को, सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी, एक ही पार्ट में नहीं पढ़ाऊंगी। तो अब मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे बाबू कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको, ठीक है। देखो ये रहा हमारा कौन सा पार्ट, ये 1 सेकेंड, ये देखो मैंने क्या क्या बोला आपको कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। मैंने बोला कि डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म पढ़ाया। फेडरलिज्म हमको समझ में आ गया होगा, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा मैंने बताया फीचर्स, टोटल फीचर्स मैंने बताया था 7 बताया, इसमें 6 ही लिखा है, मैंने 7 बताया, मैंने नोट्स भी दिखा दिया है। पहला मैंने अपने क्या बताया मैम, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। दूसरा मैम कॉन्स्टिट्यूशन के पास, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कुछ पावर डिवाइड करके दे रखा है। तीसरा कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो हाई कोर्ट वगैरह दे रखा, हाई कोर्ट नॉट मतलब हाईएस्ट कोर्ट जो दे रखा है उसके बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए कुछ अलग अलग पार्ट भी दे रखा है, यहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए भी दे रखा है, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है, ये मैंने बताया। अब हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा कि हाउ फेडरल इज प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हाउ फेडरल प्रैक्टिस इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ, एक बार व्हाट मेक्स इन इंडिया। यहाँ पे 2 टॉपिक आता है, ठीक है, कौन सा चला गया, अच्छा मैं देख लूंगी, यहाँ पे मुझे लगता है मैंने वो उसको नहीं इंक्लूड किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। समझ में आया कि क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने क्या क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़े बेटा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। क्रिएटिव एजुकेशन जोन ऑफलाइन क्लास भी चलती है, अगर किसी को ज्वाइन करना तो आगे ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट करो, लाइक एंड शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। कोई अगर डाउट हो, कोई अगर इसमें कमी हो, वो भी मुझे जरूर बताना, ताकि आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।